हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो अपना वीडियो कंप्लीट हुआ है ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क कैसे करता है, थोड़ा सा डिस्कशन इलेक्ट्रोलिटिक का भी हुआ था, लेकिन वो अभी आगे डिटेल में डिस्कस होगा। साथ में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या हैं, इस तरह से किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सब डिस्कशन हम लोगों ने स्पेशली कर रखा था। अब यहाँ पर हमारा मेन डिस्कशन देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है। पर्पस क्या है इसका? सबसे पहले तो ये समझिए, जितने भी इलेक्ट्रोड बनते हैं ये सब के सब इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल हमें निकालना होता है या हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, हमें कंप्लीट सेल बना करके ही हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो वोल्टमीटर है वो दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल गैप निकालता है। अगर मान लिया जाए कि हम एक एग्जाम्पल ले लें, मान लो यहाँ पर हमने कॉपर लिया है, कॉपर का इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है। अब ये तो सिंगल इलेक्ट्रोड है। अब मैंने भी डिस्कस किया था कि हमारा जो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे कल का डिस्कशन नहीं हुआ था, इसके जस्ट पास के सॉल्यूशन की जो लेयर बनेगी उसमें सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव बीच में पोटेंशियल गैप आएगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। लेकिन उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? तो इसको मेज़र करने के लिए हमें एक पूरा कंप्लीट सेल बनाना पड़ेगा। तो जो कंप्लीट सेल बनाएंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रोड हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है, जिसके लिए ई नॉट की वैल्यू, जिसके लिए ई सेल की वैल्यू, इन इलेक्ट्रोड की वैल्यू हमें पहले से पता होती है और वो हम मान के चलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हम 0 मानते हैं और इसके रिस्पेक्ट में बाकी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, या तो प्लस में आता है या वो माइनस में आता है, डिपेंड करता है कि उसकी एक्टिविटी क्या है। लेकिन हमें पूरा सेल बनाने के बाद ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हमारा ये डिस्कशन आपके सामने चलेगा। तो पहले तो हम ये आपके सामने डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या चीज़। मैं आपके सामने ये डिस्कस कर दूं। बड़ा एक सिंपल सा देखो कंस्ट्रक्शन है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक इसी तरह से बीकर ले लेते हैं। बीकर के अंदर देखा जाए हम लोग एक प्लेटिनम का वायर यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, हाइड्रोजन तो गैस है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बन नहीं सकता, तो ये प्लेटिनम का देखिए वायर है, पीटी वायर, प्लेटिनम का वायर और ग्रेफाइट का जो रॉड, प्लेटिनम का रॉड है, ग्रेफाइट का रॉड है, ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन को आने जाने के लिए रास्ता देते हैं और रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट इनका 0 आता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना, प्लेटिनम का वायर लेने का पर्पज मेरा ये है। यहाँ पर देखो हम लोग प्लेटिनम की एक फॉयल यूज कर देते हैं, इसके पर फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड कर देते हैं, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ाई जा सके। हम लोगों ने एक प्लेटिनम का वायर लिया है, नीचे प्लेटिनम फॉयल, पीटी फॉयल लिया हमने, इस पर देखा जाए फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम की कोटिंग कर रखी है। यहाँ पर जब हम सोल्यूशन लेते हैं, ये देखा जाए ये 1m HCl का सोल्यूशन लेते हैं, मतलब 1m H+ का सोल्यूशन, मोलरिटी हम लोग इसका 1 मोलर लेके चलते हैं। साथ में देखा जिसको प्रोटेक्शन देने के लिए ग्लास की पतली सी ट्यूब लगा देते हैं, ऐसे ग्लास से इसको कवर कर देते हैं, जैसे प्लेटिनम का वायर मजबूत बना रहे, टूटे ना। और साथ में यहाँ पर देखा जाए हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर देखा जाए 1 बार प्रेशर पर हम इसमें बबल करते हैं, हाइड्रोजन गैस इसमें हम डालते हैं। यहाँ से देखिए हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर पर यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, और ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ देखो बबल की तरह से बाहर निकलती है। ये एक सिंपल सा हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अरेंजमेंट है। पता है कंसंट्रेशन और टेम्परेचर से हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है, वेरी करता है। तो कंसंट्रेशन को हमने 1 मोलर ले रखा है और टेम्परेचर को हम यहाँ पर 298 केल्विन कंसिडर कर लेंगे, तो टेम्परेचर हमारा फिक्स हो गया। और साथ में हमारा देखा जाए कंसंट्रेशन HCl का यानी H+ का कंसंट्रेशन 1 मोलर आ गया। तो अब ये सिचुएशन जो हमारे सामने है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। फिर एक बार समझना,
प्लेटिनम का देखिए पतला सा रॉड लिया गया, ये जो पतली सी फॉयल है ये प्लेटिनम की फॉयल ली गई है, क्योंकि प्लेटिनम का फॉयल लेने का पर्पस क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, रिएक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा, केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए रास्ता देगा, यूं मान सकते इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। यहाँ प्लेटिनम की फॉयल जिस पर फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम की कोटिंग हुई है, जिससे सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके, सरफेस एरिया यहाँ पर बढ़ जाएगी। ग्लास की देखा जाए यहाँ पर हमने प्लेटिंग कर दी, कोटिंग कर दी, जिससे कि हमारा प्लेटिनम का वायर एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर ले। और फिर इस तरह से दोनों साइड में देखो एक तरफ से ऐसे ट्यूब लगा रखी है जहाँ पर हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर पर हम इसके अंदर डाल रहे हैं, और इस सोल्यूशन में देखा जाए हाइड्रोजन गैस पास हो रही कॉन्स्टेंटली, इसके अंदर हम बबल करेंगे, कॉन्स्टेंटली हम इसके अंदर हाइड्रोजन गैस डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये 2 वर्क कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा एक्टिव कोई मेंबर है, कोई मेटल है, तो ऐसे केस में ये कैथोड जैसा वर्क करेगा, और इससे कम एक्टिव अगर कोई मेंबर है जैसे कॉपर है, सिल्वर है, तो ऐसे केस में ये जो है एनोड जैसा वर्क करेगा, ध्यान रखना। अब जब आपका देखा जाए व्हेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पर देखिए एक्ट एज कैथोड, अगर ये कैथोड जैसा वर्क करेगा तो कैथोड का मतलब आपको पता है कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं तो कैथोड पॉजिटिव चार्ज होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। नॉर्मल केस में कैथोड आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो नेगेटिव होती है, क्योंकि उस पर कैटायन मूव करता है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं। जो अभी तक का हमारा डिस्कशन, इससे पहले जो हम लोगों ने बहुत कुछ समझा है, सीखा है, वहाँ पर कैथोड हमेशा हमारा माइनस चार्ज, नेगेटिवली चार्ज था। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा ध्यान रखना कैथोड पॉजिटिव होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा, एनोड नेगेटिव होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ये जरूर ध्यान में रखने की जरूरत है। तो कैथोड देखा जाए पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बनने वाली है, जो इसके अंदर देखा जाए हम हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन गैस है ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगी। हमने जो 1 मोल H+ ले रखा है तो स्पेशली ये H+ का इन्वॉल्वमेंट होगा। ये जो हमारा H+ देखा जाए सोल्यूशन में 1 मोल HCl ले रखा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब आपको दिख रहा है कि H+ जो कि 1 मोल HCl आपने लिया, H+ का पूरा 1 मोलर का सोल्यूशन आपने ले रखा है। अगर हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड जैसा वर्क करेगा तो ऐसे केस में H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 में कन्वर्ट होंगे। अब आपको दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको प्लेटिनम के रॉड से, प्लेटिनम की इस प्लेट से मिलेगा, यहाँ पर रिएक्शन होगा, जो प्लेटिनम का फॉयल है यहाँ पर रिएक्शन होगा, और ये हाइड्रोजन H+ इलेक्ट्रॉन इस प्लेटिनम के रॉड से एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगी और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से अगर ये हमारा कैथोड जैसा वर्क करेगा, और कैथोड जैसा वर्क तब करेगा जब हमारा हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव दूसरा कोई मेंबर हो, जैसे जिंक हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, निकेल हो सकता है, जिनकी एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, एक्टिविटी सीरीज में जिनकी पोजीशन हाइड्रोजन के बिलो है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब अगर हमारा जो एनोड जैसा वर्क करेगा, हमारा ये एनोड सबको पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, तो एनोड जैसा जब वर्क करेगा तो ऐसे केस में यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। तो जो हम हाइड्रोजन गैस इसमें देखो पास कर रहे हैं, 1 बार प्रेशर पर हाइड्रोजन कॉन्स्टेंटली इसके अंदर बबल की जा रही है, ये देखो कन्वर्ट हो जाएगी H+ में, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी। अब आपको देखने से लग रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो इसके अंदर कॉन्स्टेंटली डाली जा रही है, H+ में अगर चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर, यहाँ पर देखो रिएक्शन तो इस जगह पर होगा, और ये पूरी की पूरी जो प्लेटिनम का वायर है ये कैसा चार्ज गेन कर लेगा, माइनस चार्ज गेन कर लेगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे। और एनोड जैसा वर्क हाइड्रोजन तब करेगा जिस सिचुएशन में हाइड्रोजन से लेस एक्टिव कोई मेंबर आएगा, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, अगर वो सब एज अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उनका निकालना होगा, तो ऐसे केस में हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड जैसा वर्क करेगा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है, ये कभी कभी पूरे 2 नंबर में आपके सामने आता है। करना क्या होता है, सिंपल एक अरेंजमेंट आपको दिखानी होती है। देखो हम लोगों ने क्या किया है, बीकर लिया है, इसमें एक प्लेटिनम का फॉयल, प्लेटिनम का रॉड है, वायर है, प्लेटिनम का फॉयल है जिस पर फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम की कोटिंग है, ग्लास से हमने इसको प्रोटेक्शन दे दिया, और 1 बार प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस इसके अंदर कॉन्स्टेंटली हम डाल रहे हैं, और 1 mHCl का सोल्यूशन है। 2 तरह का बिहेवियर दिखा सकता है, हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव अगर कोई मेंबर है तो ये कैथोड जैसा वर्क करेगा,
और हाइड्रोजन से लेस एक्टिव मेंबर है तो एनोड जैसा वर्क करेगा। ये सिंपल सा, अगर कैथोड जैसा वर्क करेगा तो ये रिएक्शन होगा, और अगर एनोड जैसा रिएक्शन करेगा तो ये रिएक्शन होगा। कैथोड जैसा वर्क करेगा तो हमारा जो प्लेटिनम का वायर है पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, एनोड जैसा वर्क करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, स्पेशली हमें ये समझना है कि ये क्या है। अब इसके बाद देखा जाए, थोड़ा सा यहीं पर एक हम मेजरमेंट की बात कर लें। मेजरमेंट ऑफ Zn प्लस प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपको जरा इसमें ये चीज देखना पड़ेगा, ये दोनों चीज लेने का मेरा पर्पज स्पेशली है आपको समझाने के लिए, और बाकी और कुछ नहीं। यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मेजरमेंट ऑफ जिंक Zn प्लस प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और आपको दिख रहा है कि जिंक यहाँ पर एक्टिव है, जिंक की जो एक्टिविटी होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे केस में हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये कैथोड जैसा वर्क करेगा। इसको राइट साइड में हमें बनाना पड़ेगा। हमेशा कैथोड राइट साइड में रिप्रेजेंट होता है और एनोड लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पर देखा जाए हम लोगों ने क्या किया है, जरा सिंपल सा केस देखिए। यहाँ पर हमने जिंक की रॉड ले ली है Zn, और यहाँ पर जिंक सल्फेट का हमने सोल्यूशन बना रखा है ZnSO4 का। यहाँ पर देखा जाए ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन हमने ले रखा है ZnSO4 एक्वस जिंक Zn प्लस प्लस। यहाँ पर देखिए Zn प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और SO4 माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हमारा सिंपल सा जिंक सल्फेट का जो कंसंट्रेशन हम लेके चलेंगे 1 मोलर लेके चलेंगे, क्योंकि हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 1 मोलर कंसंट्रेशन के बेसिस पर पूरा डिस्कशन करेंगे। तो अब इसको देखा जाए राइट लेफ्ट साइड में बनाया गया क्योंकि ये एनोड है। अब हाइड्रोजन को यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है, इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड जैसा वर्क करेगा और जिंक इलेक्ट्रोड एनोड जैसा वर्क करेगा। यहाँ पर फिर वही सेम केस प्लेटिनम का देखा जाए वायर, प्लेटिनम का फॉयल फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम की कोटिंग ग्लास रॉड से हमने इसको सपोर्ट कर दिया। यहाँ पर 1 मोलर HCl का सोल्यूशन ले रखा है, 1m HCl का सोल्यूशन मैंने ले रखा है। आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर पर इसमें ज़्यादातर हम पास करेंगे। यहाँ पर देखा जाए हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर पर, यहाँ पर देखा जाए 1m HCl। अब इस केस में देखा जाए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्ट मीटर मैंने लगा दिया और इसको देखा जाए ऐसे कनेक्ट कर दिया। साथ में आपको पता है सेट को पूरा कंप्लीट बनाने के लिए यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगानी पड़ेगी। यहाँ पर देखा जाए हमने सॉल्ट ब्रिज यूज़ कर दिया। सॉल्ट ब्रिज के बारे में कल डिस्कशन हो ही चुका था, ये सॉल्ट ब्रिज हमने लगा दिया। अब ये पूरा हमारा सिंपल सा एक सेल कंप्लीट बना। अब इस केस में देखो वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है 0.76 वोल्ट ये रीडिंग आएगी। कब? जब पूरा का पूरा आपने सेल बना दिया। इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में ये जो हमारे पास एक जिंक की प्लेट है, ये देखा जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव चार्ज गेन करेगी। यहाँ पर देखा जाए रिडक्शन होगा, ये पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी। इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल गैप 0.76 वोल्ट है। अब यहाँ पर आपको पता है देखा जाए ई सेल, हमारे पास देखा जाए ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जो हमारा यानी सेल पोटेंशियल आता है ई सेल, ये कैथोड माइनस एनोड से निकलता है। अब कैथोड यहाँ पर देखा जाए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और एनोड जिंक इलेक्ट्रोड है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखा जाए राइट माइनस लेफ्ट भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा कैथोड राइट साइड में मेंशन किया जाता है और एनोड लेफ्ट साइड में मेंशन किया जाता है। तो हमारे सामने देखो ई सेल की वैल्यू पहले से ही 0.76 वोल्ट है, और यहाँ पर देखा जाए हमारा जो कैथोड है ये देखो H प्लस कन्वर्ट हुआ है H2 में। हमेशा देखा जाए रिडक्शन के बेसिस पर ये वर्ड ये यहाँ पर हमें साइन मेंशन करनी होती है, क्योंकि हमारा पूरा आज की टाइम का कैलकुलेशन है ये रिडक्शन पोटेंशियल पर बेस्ड है। इसलिए देखो मैंने H प्लस H2 में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। माइनस एनोड देखो जिंक है, यहाँ पर भी देखो हम वही सेम केस लेके चलेंगे, Zn प्लस प्लस कन्वर्ट किस में होगा, जिंक में। ये हमेशा ध्यान रखना कि रिडक्शन के बेसिस पर ही सिचुएशन हमें शो करनी है, क्योंकि पूरा का पूरा कैलकुलेशन रिडक्शन पोटेंशियल पर बेस्ड है। अब आपके सामने दिख रहा है 0.76 वोल्ट, और हमारा जो यानी स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आता है देखा जाए ये स्पेशली
इसको हम लोग जीरो मान के चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जीरो आ गई, माइनस ई नॉट, अब यहाँ पर देखिए जेड एन प्लस प्लस ऑब्लिक जेड एन। तो क्या सिचुएशन दिख रही है, ये तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम जीरो मान के चलते हैं, जीरो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान के चलते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आ गया। चूंकि ये वैल्यू माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में रहेगी तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो हमारे पास देखा जाए ई नॉट जो निकल के आएगा जेड एन प्लस प्लस ऑब्लिक जेड एन का, ये माइनस में आ जाएगा पूरा का पूरा, माइनस 0.76 वोल्ट। तो कहीं पर देखा जाए ये वैल्यू जो हमारे सामने निकल करके आती है, ये वैल्यू कहाँ से आ रही, कैसे आ रही है, इसके लिए हमें पूरा सेल बनाना पड़ेगा। सेल के बनाने के बेसिस पर हमें डिस्कशन करना है। अब हमें लगता है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है। फिर से समझिए, अगर हमें जिंक और जेड यानी जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो मैंने अभी क्या समझा है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकेले नहीं निकल सकता, हमें पूरा सेल बनाना पड़ेगा। तो सेल बनाते समय एक इलेक्ट्रोड हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ, ये हम हमेशा लेके चलेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा एक्टिव जिंक है, इसलिए जिंक एनोड का काम करेगा, ये कैथोड काम करेगा। यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ रिडक्शन होगा। इसको राइट लेफ्ट में लेना है, इसको राइट में लेना है। ये नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कशन मेरा हो चुका है। यहाँ पर वोल्ट मीटर में देखा जाए रीडिंग कितनी आ रही, 0.76। वही सेम केस कैथोड माइनस एनोड या राइट माइनस लेफ्ट। तो हाइड्रोजन लिया है माइनस जिंक, तो आपके सामने कैलकुलेशन के बाद हाइड्रोजन के लिए हम जीरो मान लेंगे, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो यहाँ से हमें कंप्लीट हो गया। तो अब ये सिंपल सा एक डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके आगे चलते हैं। अगला जो डिस्कशन हमारे सामने है, ये देखा जाए, ये हम मेजरमेंट स्पेशली कॉपर का करते हैं, जो कि हाइड्रोजन से लेस एक्टिव है। जरा उसकी बात की जाए और फिर आगे चलते हैं, फिर इसके आगे की तरफ मूव करते हैं। इसकी तरफ हमें चलना है। यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ यहाँ पर देखिए Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसकी तरफ हमें मूव करना है। अब आप यहाँ पर सबसे पहले ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले अगर बाई चांस को हमें सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, जैसे यहाँ पर देखा जाए इस वाले केस में अगर हमें सेल रिप्रेजेंट करना है, तो सेल रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पता है पहले से हम क्या करते हैं, एनोड और कैथोड। देखो यहाँ पर आपके सामने लिख भी दे रहा हूँ, जिंक किसमें कन्वर्ट होगा, Zn प्लस प्लस में। और यहाँ पर चूंकि कंसंट्रेशन हमने पहले से ही 1 मोलर ले रखा है, तो 1 m देखो कंसंट्रेशन ले रहे हैं। सॉल्ट ब्रिज हमने बना दिया, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ेगा, तभी हमारा सेल वर्क करेगा। अब यहाँ पर देखा जाए हाइड्रोजन आयन, और इसका कंसंट्रेशन 1 है, H2 में कन्वर्ट हुआ है। और आपको पता है यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तो बन नहीं सकता, इसलिए प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं और 1 बार पर हम लोग इसको वर्क कराते हैं। देखो कॉन्स्टेंटली हाइड्रोजन गैस 1 बार पर हम डालते हैं। तो इस तरह से हम सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखा जाए, क्योंकि हमारा जो कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा वह हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लेस एक्टिव होगा, इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा और कॉपर का इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा। तो जरा इसकी तरफ हम बढ़ें। यहाँ पर भी वही प्लेटिनम का रॉड अपने को लेना ही लेना पड़ेगा, और हाइड्रोजन गैस देखा जाए 1 बार प्रेशर पर हम सेंड करेंगे। कंसंट्रेशन क्या लेंगे, यहाँ पर देखा जाए हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन आएगा, यहाँ पर देखा जाए H प्लस आयन, क्योंकि पता है ना कि पहले हमारा मेटल फिर मेटल आयन एनोड वाले केस में, कैथोड वाले केस में आयन, फिर हम न्यूट्रल की तरफ जाते हैं। वही सेम केस यहाँ पर लेते हैं H2H प्लस, और इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है। सॉल्ट ब्रिज आपने लगा दिया, यहाँ पर देखो Cu प्लस प्लस आएगा, 1 मोल इसका कंसंट्रेशन लेके चलेंगे, और कन्वर्ट किस में होगा, Cu में कन्वर्ट होगा। तो ये एक सिंपल सा हमारा इलेक्ट्रोड सेल का रिप्रेजेंटेशन है, सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हमेशा हम लोग राइट साइड में कैथोड, लेफ्ट साइड में एनोड, सॉल्ट ब्रिज, कंसंट्रेशन अगर गिवन होता है तो आयन के आगे कंसंट्रेशन को मेंशन कर देते हैं। अब जरा इसकी बात हम लोग करें, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, वही सेम केस। यहाँ पर हमने कॉपर का रॉड ले रखा है और कॉपर सल्फेट का हमने सोल्यूशन बना रखा है, CuSO4 इक्वल्स 1 मोलर का सोल्यूशन ले रखा है।
यहाँ पर फिर वही सेम केस, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है अपने को, क्योंकि कॉपर लेस एक्टिव इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पर एनोड का काम करेगा। वही प्लेटिनम का वायर, प्लेटिनम का फॉयल, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम की कोटिंग कर दो यहाँ पर। इसके बाद देखो ग्लास रॉड से इसको प्रोटेक्शन दे दो, ग्लास से इसको प्रोटेक्शन दे दो, और 1 बार प्रेशर पर देखा जाए हाइड्रोजन गैस हम यहाँ पर बबल करेंगे। यहाँ पर 1 mHCl का सोल्यूशन ले लेंगे, 1 mHCl का सोल्यूशन, 1 mH प्लस आयन यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, और हाइड्रोजन गैस एट 1 बार, 1 बार पर हम लोग इसको भेजेंगे। साथ में देखा जाए यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, दोनों इलेक्ट्रोड को सेट कर दिया। साथ में देखो सॉल्ट ब्रिज तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेल वर्क कराना है। सेल परमानेंट वर्क तभी करेगा जब सॉल्ट ब्रिज रहेगा, अदरवाइज सेल वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर देखा जाए ये हमने सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन, सॉल्ट ब्रिज आपके सामने देखो यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं, आप सबको पता है, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ऐसे कोई इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं। ये जो हमारा वोल्ट मीटर है ये 0.34 वोल्ट रीडिंग शो करेगा। अगर हमने 1 मोलर H प्लस ले रखा है, 1 मोलर कॉपर सल्फेट ले रखा है, पूरा अरेंजमेंट हमने कर रखा है। अब यहाँ पर देखा जाए हमारे सामने पता है कि ई सेल इज इक्वल टू, यहाँ पर चूंकि हम लोग 1 मोलर ले रहे हैं तो हम ई नॉट लगा सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन कुछ अलग है या टेम्परेचर कुछ अलग है तो ई नॉट की जगह पर ई का यूज आएगा, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल। यहाँ पर सेल ई नॉट सेल मतलब यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात करनी है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये अपने को पता होना चाहिए। सेल पोटेंशियल देखो रीडिंग अपने को दिखा रहा है 0.34 वोल्ट की रीडिंग शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए अपने पास जो कैथोड है या हाइड्रोजन, इसमें कॉपर का केस है, फिर वही सेम केस Cu प्लस प्लस Cu, हमेशा ध्यान रखना कैटायन और मेटल ऐसे, मतलब आयन और फिर न्यूट्रल केस में लेना है, मतलब रिडक्शन के बेसिस पर ही ये चीज़ हमें मेंशन करनी है। माइनस एनोड हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए H प्लस, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये तो वैल्यू 0.34 वोल्ट आपने ले रखी है, और यहाँ पर देखो ई नॉट Cu प्लस प्लस Cu, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। हाइड्रोजन के लिए हम 0 मान के चलते हैं। अब हमारे सामने देखो केस क्या निकल के आ गया, यहाँ पर जो हमारे सामने ई नॉट जो इसका इलेक्ट्रोड निकलना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cu प्लस प्लस ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू ये वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट में देखो निकल करके आ जाएगी। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव जिंक था, इसलिए वैल्यू माइनस में आई, ध्यान रखना माइनस। इसकी वैल्यू देखा जाए न्यूमेरिकल में भी बहुत काम आती है, 0.76 वोल्ट माइनस साइन के साथ। माइनस साइन कहाँ से आई आपके सामने मेंशन है। और यहाँ पर देखा जाए ई नॉट की वैल्यू कॉपर के रिस्पेक्ट में प्लस आई, क्योंकि कॉपर से ज़्यादा एक्टिव हाइड्रोजन है। कॉपर एनोड कैथोड का काम करेगा, हाइड्रोजन एनोड का काम करेगा। इसीलिए जब कभी भी कोई भी अगर अपने को सेल यहाँ पर मेंशन करना है तो सेल में अगर दोनों आयन में, दोनों मेटल में पहले ये चेक करना पड़ता है कि ज़्यादा एक्टिव कौन है। जो ज़्यादा एक्टिव रहेगा वो एनोड का काम करेगा, और जो लेस एक्टिव रहेगा वो कैथोड का काम करेगा। तो ये एक सिंपल सा डिस्कशन है जिसके बेसिस पर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से। तो अब ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट हुआ। हमें लगता है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी, सबको समझ में आया होगा। अब हम अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, नॉस इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। ये तो आपके सामने काम का बहुत ज़्यादा तो है ही, इसका भी यूज़ तो हम करेंगे, साथ में नॉस इक्वेशन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो आपको ज़्यादा ध्यान उस पर देना है। अब हम स्टैंडर्ड देखो यहाँ पर मेजरमेंट तो हम लोग निकल लिया कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें मेज़र करना होगा तो हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोग बनाते कैसे हैं वो डिस्कशन कर लिया। अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन है और साथ में टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो ऐसे केस में हमें ध्यान रखना है कि अपने को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का नाम हम ले सकते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ना चाहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से इसको समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट
हम लोगों को यहाँ पर स्टार्ट करना है। तो अपना अगला जो डिस्कशन हमारा होना है इस पे डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल अपॉन कंसंट्रेशन। ध्यान रखना, ये भी बहुत काम का टॉपिक अपने लिए है। डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल अपॉन कंसंट्रेशन। यहाँ पर देखो एक नॉस इक्वेशन की बात हम लोग करते हैं। नॉस इक्वेशन ये सबसे काम का हमारे लिए टॉपिक है, ध्यान रखना, ये बहुत अच्छे से आपको समझने की जरूरत है। नॉस इक्वेशन को स्पेशली कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम इस सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू कैसे आएगी, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा का पूरा डिस्कशन हमारा नॉस इक्वेशन से होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ये है। और ध्यान रखना हमेशा कि रिडक्शन के बेसिस पर ही हम नॉस इक्वेशन का डेरिवेशन या नॉस इक्वेशन से रिलेशन बनाएंगे हमेशा, क्योंकि पूरे चैप्टर में रिडक्शन का ही कॉन्सेप्ट हर जगह लेना है। और साथ में टेम्परेचर 298 केल्विन हमें कंसिडर करना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमें हर जगह कंसिडर करना है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सपोज कर लीजिए, देखो नॉस इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। मान लो कोई हमारा ये रिएक्स आयन है, सपोज कर लीजिए हमने कोई हाइपोथेटिकल आयन ले रखा है m, इसके ऊपर n+ चार्ज है। तो आपको दिख रहा है इसको न्यूट्रल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, जितने इसके ऊपर प्लस चार्ज होंगे, तो इतने ही इलेक्ट्रॉन हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखा जाए ये हमारा सॉलिड में चेंज हो जाएगा। हमारा कोई भी आयन है एक्वस सोल्यूशन, जैसे Cu++ है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, Al के ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज है 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिंक के ऊपर 2+ चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब जितने हमारे कैटायन के ऊपर चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन की हमें यहाँ नीड होगी, और वो कैटायन उतने इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर इस केस में हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है नॉस इक्वेशन के बेसिस पर, इसका पूरा डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। इसका जो डेरिवेशन है ये अपने सिलेबस में नहीं है। हमें क्या करना है कि सीधे नॉस इक्वेशन को फॉलो करना है और इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पर चलना है। तो बहुत आसान टॉपिक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझने की जरूरत पड़ेगी इसमें, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर यहाँ पर हम क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेके चलते हैं। और मैंने आपको क्या कहा कि हमेशा हम लोग इसको सभी रिडक्शन के बेसिस पर ही लेके चलेंगे। तो ई जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इज इक्वल टू E0 Mn+/m। यहाँ पर देखा जाए माइनस, इस केस में देखा जाए यहाँ पर हमें लेना है स्पेशली नॉस इक्वेशन को, तो माइनस RT अपॉन NF ln, ध्यान रखना ln नेचुरल लॉग है ये। और जैसा कि आपको सबको पता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, यहाँ पर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ले लेंगे जो कि सॉलिड फेज में है, और अपॉन हमारा देखा जाए आयन यहाँ पर है, इसके ऊपर N+ चार्ज है, एक्वस फेज में है, ये हमें सिचुएशन लेनी होती है। तो अब इसको देखा जाए ध्यान से, अगर इसी केस में यहाँ पर E जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ध्यान रखना E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, R गैस कांस्टेंट है 8.314 इसकी वैल्यू आएगी, T टेम्परेचर है। आपके न्यूमेरिकल में अपने एनसीईआरटी में जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो 298 केल्विन पर हैं। तो ज़्यादातर केस में टेम्परेचर तो 298 केल्विन ही रहेगा, या एट अ गिवन टेम्परेचर या कुछ ऐसा रहेगा, लेकिन टेम्परेचर का वेरिएशन यहाँ पर नहीं आएगा। N जो है कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है इस कैटायन को न्यूट्रल होने के लिए। F फैराडे कांस्टेंट है 96487 इसकी वैल्यू आती है। Ln नेचुरल लॉग है, और M जो है ये देखिए सॉलिड का कंसेंट्रेशन है। और आपको पता है कि कोई भी सॉलिड या कोई भी लिक्विड अगर प्योर स्टेट में है तो उसका जो मोलर कंसेंट्रेशन हम लोग लेके चलते हैं या मोलर कंसेंट्रेशन हमें मिलता है, ये हमेशा यूनिट आता है। तो आगे हम इसको 1 कंसिडर करेंगे, आप लोगों को मैं पहले बता दे रहा हूँ। और ये Mn+
उस कैटायन का एक्वस सॉल्यूशन में कैटायन का कंसंट्रेशन क्या है, ये चीज़ हमारे सामने है। अब जरा इस नेचुरल लॉग को हम कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर लें तो हमारे सामने देखो क्या रिजल्ट आ जाएगा, ई एम एन प्लस ऑब्लिक एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस ऑब्लिक एम। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। अब जो हमारा नेचुरल लॉग है ये कॉमन लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग एम सॉलिड है, इसको एज इट इज ले लेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर यूनिट मान लेंगे, और एम एन प्लस एक्वस, ये हमने सिचुएशन बना रखी है। ध्यान रखना एक बार ये पूरा का पूरा नॉर्स इक्वेशन जो हमारे सामने आया था इसमें इन्होंने इसके रिलेशन पर केवल इतना ही पूछा था, नॉर्स इक्वेशंस हैं क्या, तो ये हमारे सामने नॉर्स इक्वेशन है। इसमें आपको पता है कि जो हमने ई ले रखा है एम एन प्लस ऑब्लिक एम, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ई नॉट जो हमने ले रखा है एम एन प्लस ऑब्लिक एम का, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है ई नॉट। पता है ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करते हैं, 1 मोलर कंसंट्रेशन और 298 डिग्री सेल्सियस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है। इसी तरह से अब देखो आर जो हमारे सामने है ये गैस कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू लेनी है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये आपको यहाँ पर देखा जाए आर की वैल्यू स्पेशली यहाँ पर लेनी है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टी जो है ये टेम्परेचर है, लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर ध्यान रखना, केल्विन स्केल का टेम्परेचर यहाँ पर, और हम ये 298 केल्विन ज़्यादातर केस में हम इसको कंसीडर करते हैं, या 298 पर पूरा कैलकुलेशन ज़्यादातर हम करेंगे। एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू, यहाँ पर देखा जाए इस मेटल का देखो यहाँ रिडक्शन वाला रिड्यूस कैटायन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस कैटायन, मतलब कैटायन को रिड्यूस करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है। एफ जो है ये फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू आती है 96487 आती है, और इसको हम लोग हमेशा 96500 से कंपेयर करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं समझा दूँ कि फैराडे कांस्टेंट कुछ अलग नहीं है, ये फैराडे कांस्टेंट 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, आप ध्यान रखना, फैराडे कांस्टेंट 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 10 - 19 कूलाम आता है। ये देखा जाए कि जो हमारे पास ये देखो इतना चार्ज हमारे पास माइनस साइन में रहता है, अगर माइनस साइन को हम ना लें केवल मैग्नीट्यूड को लें, और अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना पड़ेगा तो 1 मोल की वैल्यू 0.6.022 10^23, इस पूरे कैलकुलेट कर दोगे तो ये फैराडे कांस्टेंट का रिजल्ट आ जाएगा 96487 आ जाएगा। यहाँ पर देखा जाए कूलाम इसकी चार्ज की वैल्यू है पर मोल, इसकी यूनिट निकल के आ जाएगी फैराडे कांस्टेंट की। आगे देखा जाए एम जो है जो आपने सॉलिड ले रखा है, ये सबको पता है, ये कंसंट्रेशन है किसका, मेटल का है, जिसको हम यूनिट मान के चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कोई भी सब्सटेंस अगर प्योर स्टेट में है, स्पेशली सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, तो कंसंट्रेशन उसका यूनिट आता है, जो 11th क्लास में इक्विलिब्रियम टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस है। और यहाँ पर देखा जाए एम एन प्लस आयन जो कंसंट्रेशन हमारे यहाँ पास आएगा, ये तो सोल्यूशन में जो दिया गया है, तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन, या हमने सॉल्ट जो ले रखा है वो सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है। तो एक बार आपके सामने देखो नॉस इक्वेशन पूरा का पूरा ऐसे पूछा गया था, बड़ा सिंपल सा केस है आपके सामने जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्या हमें समझाना है, कोई भी मेटल का आयन है, जितने इसके ऊपर प्लस चार्ज रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए न्यूट्रल होने के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर हमें नॉस इक्वेशन फॉलो करना है तो ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यहाँ पर देखो हमें रिडक्शन के बेसिस पर हमेशा लेना है,
इसलिए मेटल के ऊपर जो चार्ज है अपॉन एम। ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना है, माइनस आर गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, एफ फैराडे कांस्टेंट जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एल एन नेचुरल लॉग है, एम सॉलिड एम का यानी इस मेटल का सॉलिड स्टेट में कंसेंट्रेशन सबको पता यूनिट लेना है, ये एक्वस फॉर्म में हमारे कैटायन का कंसेंट्रेशन क्या है या इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन क्या है। अगर इसी नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग बनाओगे तो आपको पता है कि एल एन एक्स जो है 2.303 लॉग एक्स बन जाता है। तो उस केस को देखो हमने यहाँ पर फॉलो कर रखा है। अब इसमें देखो हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जो पहले से कांस्टेंट है। देखो 2.303 फिक्स है, आर की वैल्यू फिक्स है, यहाँ पर देखो 8.314, टेम्परेचर हमें 298 केल्विन ले लेंगे तो भी हमारा फिक्स हो जाएगा। फैराडे कांस्टेंट देखो हमारे सामने 96487 या 96500, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। केवल इक्वेशन के हिसाब से चेंज क्या होगा, एक तो कैटायन के ऊपर कितना चार्ज है तो एन की वैल्यू इसके हिसाब से चेंज होगी, और साथ में देखा जाए ये जो हमारे पास ये रिलेशन चेंज होगा कि हमारे पास वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है ज़्यादा है कितना है, बस ये चीज़ डिस्कस ये चेंज होगा। तो जो वेरिएशन जो कांस्टेंट वैल्यूज है उसको कांस्टेंट वैल्यू पुट करके जरा एक बार इसका रिजल्ट निकाला जाए। अब हम इसके आगे देखो चलना चाहते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको पुट करते हैं और इसी इक्वेशन को और ज़्यादा हम समराइज कर लेते हैं। तो हमारा नर्स इक्वेशन और एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका यूज हम लोग कैलकुलेशन के लिए स्पेशली न्यूमेरिकल करने के लिए करेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए फिर वही सेम केस, ई यहाँ पर एम एन प्लस ऑब्लिग एम इज इक्वल टू ई नॉट एन प्लस ऑब्लिग एम माइनस 2.303। आर की वैल्यू अभी हमने क्या कहा था 8.314, टी की वैल्यू मैंने क्या कहा था 298 अपान एन की वैल्यू मैंने कहा ये तो चेंज होगा, यहाँ पर डिपेंड करेगा कैटायन के ऊपर कितना चार्ज है। अगर +1 चार्ज है तो एन की वैल्यू 1 आ जाएगी, +2 चार्ज है तो एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, +3 चार्ज है 3 आ जाएगी, इसलिए एन को एन ही रहने दो। एफ की वैल्यू 96487 या 96500 भी ले सकते हैं। आगे देखो लॉग, ये तो फिक्स है। अब यहाँ पर देखो ये सॉलिड का कंसंट्रेशन यूनिट है, तो इसलिए सीधे हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं इक्वेशन को इजी बनाने के लिए। और कैटायन का कंसंट्रेशन ये तो हमारे न्यूमेरिकल में ऑलरेडी दिया ही जाएगा कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कितना है वो वैल्यू। अब हमारे सामने जो रिजल्ट आ जाएगा ई एम एन प्लस ऑब्लिग एम इज इक्वल टू ई नॉट एन प्लस ऑब्लिग एम माइनस, अब जो इतना जो हमारे पास रिजल्ट है जो कांस्टेंट देखो ये पूरा कांस्टेंट है, ये 0.0591 या 0.059 अपने हम एल्टेज के हिसाब से 0.059 तक का कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप इसको और एक्यूरेट करना चाहो तो 0.059 आगे 1 भी ले सकते हो अपान एन, ये एन क्योंकि ये तो चेंज हो जाएगा इसके हिसाब से कैटायन के हिसाब से। आगे देखो लॉग 1 अपान एम एन प्लस एक्वस कंसंट्रेशन। तो अब हमारा देखा जाए ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड क्या कहे जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है नॉस इक्वेशन का। तो अब हमें जहाँ कहीं जरूरत पड़ेगी वहां पर हम नॉस इक्वेशन को इस तरह से फॉलो करेंगे। तो सिंपल सा डिस्कशन रहा, नॉस इक्वेशन को मैंने प्रयास किया है कि बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊं क्योंकि बहुत काम का इक्वेशन है, इस पर न्यूमेरिकल्स बनेंगे। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन दिया जाए और कहा जाए 100% इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज है तो कैटायन का जो कंसंट्रेशन आएगा इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा। कभी कभी क्या ऐसी सिचुएशन बनती है कि इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को परसेंटेज दे दिया जाता है कि 30% ब्रेक हुआ है, 40% हुआ है, तो जो कंसंट्रेशन दिया जाता है उसका 30%, 40%, 90%, 80% जो भी न्यूमेरिकल में दिया जाएगा उस बेसिस पर हमें कंसंट्रेशन पहले कैलकुलेट करना होता है तब, और वो वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होती है क्योंकि वो न्यूमेरिकल में अपने को केवल परसेंटेज दिया जाता है कितना % डिसोसिएट हुआ है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जितना % डिसोसिएट होगा उसी के हिसाब से तो कैटायन बनेगा और कैटायन इन्वॉल्व होगा आगे रिएक्शन में। तो आपको इस बेसिस पर यह डिस्कशन करने की जरूरत है, सबको अच्छी तरह से ध्यान से समझना। अब इसके एप्लीकेशन पार्ट पर हम आएंगे, कम से कम एक एप्लीकेशन तो हम लोग आज डिस्कस कर ही लें आप लोगों को समझाने के हिसाब से। सभी लोग अच्छे से समझना।
नॉस इक्वेशन काफ़ी काम का इक्वेशन है और इसकी एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन स्पेशली हैं। तीनों एप्लीकेशन से न्यूमेरिकल्स बनते हैं और अगर आपको एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो न्यूमेरिकल आसानी से हो जाते हैं, फिर न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आती, इजी गोइंग न्यूमेरिकल्स होते हैं। हम तरह से इसके एप्लीकेशंस ऑफ नॉस इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नॉस इक्वेशन, इसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना। हम लोग सबसे पहले इसी पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, स्पेशली कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल यूजिंग नॉस इक्वेशन। ये भी हमारे लिए देखा जाए काफी काम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ नॉस इक्वेशन। इसमें सेल पोटेंशियल का हमें कैलकुलेशन करना है नॉस इक्वेशन के हेल्प से। एक तो हमारे पास सेल पोटेंशियल निकालने का पुराना तरीका है कि दो दो इलेक्ट्रोड लगा दें, इलेक्ट्रोड के बीच में हम वोल्टमीटर लगा दें, वोल्टमीटर रीडिंग जो शो करेगा प्रैक्टिकली वो वैल्यू हमारे सामने सेल पोटेंशियल हो जाएगी। तो सेल पोटेंशियल निकालने का हमारे पास एक और बड़ा सिंपल तरीका है, नॉस इक्वेशन के हेल्प से हम इजी गोइंग इस इक्वेशन का यूज करके हम सेल पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसकी तरफ मैं आना चाहूँगा, ध्यान दूंगा। जैसे मान लीजिए सबसे सिंपल इक्वेशन जो हम लोग बार बार यूज करते हैं, देखिए जिंक Zn++ में कन्वर्ट होता है, सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन गिवन होता है तो कंसंट्रेशन यहाँ पर ले लेते हैं, अगर नहीं गिवन होता तो कोई बात नहीं आगे, लेकिन अगर न्यूमेरिकल रहेगा तो कंसंट्रेशन तो दिया ही जाएगा। साथ में देखिए कॉपर आयन, कंसंट्रेशन अगर गिवन है तो कंसंट्रेशन ले लेंगे और कॉपर में कन्वर्ट हुआ है। जो भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सबसे पहले शुरू में हमने डिस्कस किया था उसी बेसिस पर देखो सबसे पहले मैं इसको लेके चल रहा हूँ। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ये पार्ट आपको सबको पता है, ये तो कैथोड है और ये पार्ट देखा जाए एनोड है, आपको सबको पहले पता है। ये बीच में देखो ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज है जो आपके सामने सिचुएशन है। अब जरा यहाँ पर देखिए, पहले इस सेल रिएक्शन को अगर हम देखें, यहाँ पर देखो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Zn++ बनेगा और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर कॉपर में चेंज होगा। तो Zn+Cu++ एक्वस गिव्स आउट Zn++ प्लस Cu। मतलब क्या रहा आपके सामने, ये हमारा सेल रिएक्शन है, ये सेल रिएक्शन हमारा है स्पेशली कि जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट होगा। और आपको दिख रहा है जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये तो एनोड, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो सिंपली देखा जाए इस केस में अगर हमें ई सेल निकालना होता है तो हमें ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसका यूज करके हम लोग सेल पोटेंशियल निकालते हैं, और या राइट माइनस लेफ्ट का यूज करके भी कर सकते हैं। अब जरा हम अलग अलग इसके लिए देखा जाए नॉस इक्वेशन फॉलो करेंगे, नॉस इक्वेशन फॉलो करके हम ई सेल की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल यूजिंग नॉस इक्वेशन का यूज करना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत अच्छे से समझना है, सबको ध्यान देना। यहाँ पर हम कैथोड की बात देखो पहले लेके चलते हैं। यहाँ पर देखा जाए ई हमें इलेक्ट्रोड, हमारे पास कैथोड में देखो क्या कॉपर है, कॉपर आयन में चेंज हुआ है, इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई नॉट Cu++ Cu माइनस 2.303 RT अपान, ध्यान रखना यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू देखो 2 आ जाएगी। लॉग हमारे पास कॉपर वाले केस में देखो यहाँ पर क्या रहा, कॉपर यहाँ देखिए Cu++ में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम Cu जो कि Cu++, ये तो सॉलिड है और ये एक्वस है। चूंकि रिडक्शन के बेसिस पर ही पूरा इक्वेशन हमें लेना है,
ये तो हमारा कैथोड का रिएक्शन रहा। एन की वैल्यू 2 कहाँ से है, आपको दिख रहा है कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में चेंज हुआ है, और Zn 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट लूज करके Zn++ में कन्वर्ट हुआ है। अब इसी तरह से हम एनोड की बात कर लेते हैं। एनोड देखा जाए हमारे सामने क्या जिंक है, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए देखिए हमेशा रिडक्शन की बेसिस पर ये सिचुएशन लेनी, आपको ध्यान रखना है इसमें, चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे रिडक्शन हो रहा, इज इक्वल टू E0 Zn++ Zn माइनस 2.303 RT अपॉन 2, सॉरी पूरा कंप्लीट यहाँ इक्वेशन ले रहे हैं इसलिए 2F तो लेना पड़ेगा। एफ पी जैसे यहाँ पर ऊपर 2.303 RT और ये पूरा F हमें लेना, आगे ये पूरे कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट कर लेंगे। लॉग यहाँ पर देखा जाए Zn सॉलिड का कंसंट्रेशन अपॉन Zn++ एक्वस का कंसंट्रेशन, ये हमारे सामने दिमाग में रखने की जरूरत है। ये देखा जाए कैथोड के लिए था और ये एनोड के लिए था। अब हम एक काम करें, ई सेल हमें निकालना है इसके लिए, तो ई सेल निकालने के लिए जरा मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, आप लोगों को समझा दूं इसको जरा। ई सेल के लिए देखिए ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए कैथोड तो ये है, एनोड ये है, तो हम यहाँ पर ई सेल निकालना चाहेंगे। तो देखा जाए सबसे पहले हमारे पास कैथोड, एक काम इसमें कर लेते हैं, कैथोड वाला देखो पूरा केस ये हमारे सामने है, ई Cu++ Cu ये पूरा, क्योंकि हमें कैथोड माइनस एनोड लेना है, यहाँ पर ई सेल, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड ये लेना है हमें। एक काम करें इसमें एक स्टेप और आपके सामने मेंशन कर दूँ, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, स्पेशली समझाना अपने लिए और आसान हो। यहाँ पर देखा जाए कैथोड हमारे सामने है ये Cu++ Cu माइनस एनोड हमारे सामने ये है Zn++ Zn, ये देखा जाए हमारे सामने ये है। अब आपको पता है कि कैथोड माइनस एनोड, तो इसमें से ये वैल्यू माइनस करनी है अपने को, तो हमें ई सेल लेना है स्पेशली। देखो एक ब्रैकेट में हम इसको ले लेते हैं E0 Cu++ Cu माइनस 2.303 RT अपॉन 2F log Cu सॉलिड अपॉन Cu++ एक्वस माइनस, ये तो देखा जाए हमारा कैथोड वाला पार्ट था, माइनस एनोड वाला पार्ट लेना है। तो अगले ब्रैकेट में हमारे सामने यहाँ पर देखा जाए E0 Zn++ Zn 2.303 RT अपॉन 2F log, यहाँ पर देखो Zn का नाम आ जाएगा और अपॉन Zn++ एक्वस का केस आ जाएगा। अब ये हमारे सामने देखा जाए ये हमने इस ब्रैकेट में ले रखा है। अब इस केस में देखा जाए जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। ई सेल यहाँ पर देखो E0 Cu++ और इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो E0 हमारे पास देखा जाए Cu++ Cu माइनस E0 Zn++ Zn, यहाँ पर देखो E0 सेल पूरा पूरा बन जाएगा। और इसके बाद देखा जाए यहाँ पर जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, स्पेशली E0 लेने के बाद इस वाले केस में यहाँ पर हम माइनस 2.303 RT अपॉन 2F कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 2.303 RT अपॉन 2F हमने देखो कॉमन ले लिया। अब हमारे सामने जो सिचुएशन आ रही है माइनस
2.3 RT अपॉन एन हमने कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पर देखा जाए हमारे सामने ये बन रहा है स्पेशली, तो हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। यहाँ पर देखो log Cu सॉलिड अपॉन Cu प्लस प्लस एक्वस माइनस log Zn प्लस Zn सॉलिड अपॉन Zn प्लस प्लस एक्वस। ये हमारे सामने देखो रिजल्ट आ रहा है स्पेशली। अब यहीं पर आपको देखने की जरूरत यहाँ पर ये है कि अभी हमारे सामने देखा जाए जो ई सेल है ये पूरा ई नॉट Cu प्लस प्लस Cu माइनस ई नॉट, यहाँ पर ई नॉट सेल हमारे सामने बन जाएगा, ई नॉट सेल बन जाएगा। साथ में देखा जाए माइनस 2.303 RT अपॉन 2F है तो कॉमन है, 2.303 RT अपॉन 2F हमारे सामने कॉमन है। यहाँ पर देखा जाए log A माइनस log B, इस केस में log A अपॉन log B होता है तो log A माइनस log B बन जाता है। तो यहाँ पर log A अपॉन log B कर लेंगे, तो log A अपॉन log B कर लोगे। यहाँ पर देखो Cu प्लस प्लस ऑब्लिक C अपॉन Cu प्लस प्लस Cu अपॉन Cu प्लस प्लस अपॉन Zn अपॉन Zn प्लस प्लस पूरे को इक्वेट कर लेंगे। Cu सॉलिड और Zn सॉलिड देखो यूनिट कंसंट्रेशन हम मान लेंगे, हमारे पास क्या सिचुएशन आ जाएगी, देखो log ऊपर तो हमारा चला जाएगा Zn प्लस प्लस एक्वस और नीचे हमारा चला जाएगा Cu प्लस प्लस एक्वस। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये हमारा स्पेशली नर्स इक्वेशन एक हमारा प्रिपेयर हुआ है, आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर समझिए, ई कैथोड माइनस ई नोड, देखो कैथोड के लिए अलग नर्स इक्वेशन ले लिया, ए नोड के लिए अलग ले लिया। कैथोड माइनस ए नोड हमने यहाँ पर कर दिया, कैथोड में से ए नोड माइनस कर दिया, सामने देखो मैंने माइनस कर दिया। इसमें ई नॉट जो Cu प्लस प्लस ऑब्लिक Zn ऑब्लिक Cu और Zn प्लस प्लस ऑब्लिक Zn है, ये तो हमारा पूरा पूरा ई नॉट सेल प्रिपेयर हो जाएगा। 2.303 RT अपॉन 2F ये तो कॉमन है, वैसे वैसे आ जाएगा। इस वाले केस में log Cu log A अपॉन एक B, देखिए कहीं पर अगर ये सिचुएशन आती है कि log A बाई B आता है, यहाँ पर देखो log A माइनस log B, ये सिचुएशन बन जाती है। तो log A माइनस log B के टर्म में देखो हमारे पास वैल्यू है, इसको log A अपॉन log B के टर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो log A अपॉन log B के टर्म में जब कन्वर्ट करोगे तो Cu अपॉन Cu प्लस प्लस अपॉन Zn प्लस प्लस आएगा। Zn और Cu यूनिट कंसंट्रेशन सॉलिड है, यूनिट कंसंट्रेशन का मान के इनको आपने यूनिट मान लिया। हमारे पास क्या होगा, जब आप उसको इक्वेट कर दोगे तो Zn चला जाएगा ऊपर और Cu आ जाएगा नीचे। तो ये हमारा पूरा इक्वेशन एक प्रिपेयर हुआ है, नॉस इक्वेशन है, या आप लोगों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है स्पेशली। अब एक दो प्रैक्टिस और नॉस इक्वेशन का यूज करके कराते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। जैसे जैसे मैंने समझाया है वैसे वैसे आप लोग सभी लोग इसको समझना। अब हम थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं, एक दो इक्वेशंस और कंप्लीट कर लेते हैं जिससे कि अपना ये काम पूरा आसानी से हो जाए। इसकी तरफ थोड़ा मूव करूंगा मैं, आप लोग समझना अच्छे से। एक दो प्रॉब्लम और आप लोग सामने समझा दूं, इक्वेशन थोड़ा सा अब इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके चलूँ स्पेशली समझाने के लिए। देखिए Cu प्लस प्लस Ag प्लस Ag। अब ये मान लो हमारे सामने इक्वेशन है, तो ध्यान देना इसमें जो अपने समझाना स्पेशली ये है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये तो देखो एनोड है और ये पार्ट देखो कैथोड है, ये सॉल्ट ब्रिज है। कंसंट्रेशन अगर गिवन रहेगा तो कंसंट्रेशन यहाँ पर देखो ब्रैकेट में ऑलरेडी गिवन होगा। तो इस केस में सबसे पहले तो इक्वेशन आपको लिखने की जरूरत है। यहाँ पर देखो Cu प्लस प्लस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, और Ag प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सिल्वर में कन्वर्ट होगा।
तो आपको इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लो। अब इक्वेशन को आप प्लस कर लो, तुम्हारे सामने Cu प्लस 2Ag प्लस गिव्स आउट Cu प्लस 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 2Ag, और यहाँ पर n की वैल्यू देखो आ जाएगी 2। अब इसके लिए नर्स इक्वेशन अगर हमें फॉलो करना है तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस यहाँ पर देखिए 2.303 RT अपान NF, और n की वैल्यू देखो 2 आ गई, 2F लॉग। तो हमारे सामने देखो इक्वेशन, ये तो सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन देखो 0 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट हमारे सामने देखो Cu प्लस प्लस है, इसका कंसंट्रेशन अगर न्यूमेरिकल में दिया जाएगा, और रिएक्टेंट हमारे सामने देखो Ag प्लस है, इसका कंसंट्रेशन आपके न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू 2 है, तो पावर आप 2 लगा दोगे। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, सभी लोग अच्छी तरह से आप इसको ध्यान में रखना। और अगर हम इसको इक्वेट करना चाहेंगे 2.303 फिक्स है, आर की वैल्यू 8.314, T 298 केल्विन 96487, ये वैल्यू पूरा पुट कर दोगे तो 0.0591 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा भी केस हम ले सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। कभी भी इक्वेशन दिया जाए ऐसे आप पहले इक्वेशन बैलेंस करना, फिर आप यूज़ करना। यहाँ पर आयन से पहले जो इनका स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन बनेगा वो पावर जैसा रेज हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप सभी लोग। और एक इक्वेशन की तरफ हम बढ़ते हैं जो आप लोगों को समझाने के लिए बड़ा अच्छा सा इक्वेशन है। यहाँ देखिए एल्युमिनियम Al3+ में कन्वर्ट हो रहा है, कंसंट्रेशन अगर कुछ यहाँ होगा तो अवेलेबल रहेगा। और निकेल 2+, ये निकेल में चेंज हो रहा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन कुछ गिवन रहेगा तो भी अवेलेबल रहेगा। अब देखो ये एनोड है, ये कैथोड, हमेशा एनोड को लेफ्ट में लेते हैं, कैथोड को राइट में लेते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ रिडक्शन होगा। इक्वेशन के लिए क्या करना है देखो, एल्युमिनियम 3+ चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, निकेल 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Ni में कन्वर्ट होगा। अब आपको दिख रहा है इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, यहाँ 3 लूज हुआ है, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको मल्टीप्लाइड बाई 3। अब हमारा इक्वेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए 2Al प्लस 3Ni 2+ गिव्स आउट 2Al3 प्लस 3Ni। एन की वैल्यू देखो यहाँ डायरेक्ट 6 आएगी, ध्यान रखना आप लोग। हमेशा जो एन की वैल्यू आती है बैलेंस इक्वेशन लेने के बाद आपको एक वैल्यू लेनी है हमेशा। 10⁻⁶ आपको हमेशा लेना है इस इक्वेशन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो टोटल बैलेंस इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है। 2 एल्युमिनियम ने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तब जाकर के Al3+ क्रिएट हुआ है, और 3 निकेल आयन ने 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रल सिचुएशन में आई है। अब इस इक्वेशन के लिए अगर हमें नर्स इक्वेशन लेना है तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0, सीधे यहाँ पर एक अभी तो 2.303 हम ये इक्वेशन ले लेते हैं, RT अपान यहाँ पर देखो 6F आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर n जो 2 है, यहाँ पर n की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर 6F आ जाएगा लॉग। अब देखिए ये प्रोडक्ट है, सॉलिड स्टेट में है, और ये देखो सॉलिड में है, ये एक्वस है और ये एक्वस है। हमें सॉलिड स्टेट को यूनिट कंसंट्रेशन मान लेना है। यहाँ पर देखो हमारे पास प्रोडक्ट आए, देखो प्रोडक्ट में एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम पर 3+ चार्ज है, और इसके पहले स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू 2 है, तो ये स्क्वायर लग जाएगी। और यहाँ पर निकेल को लेना है Ni2+, इसको लेना है, जिसके ऊपर देखो क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। अब ये कांस्टेंट वैल्यू अगर हम यहाँ पर लेके चलें एट 298 केल्विन, तो हमारे सामने देखो जाए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान 6। पता है कि पूरा का पूरा जो रिजल्ट ये वाला है, ये कांस्टेंट वैल्यू अपने को दे देगा 2.333, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर आपने 298 सेलेक्ट कर रखा है, F96487, ये पूरा 0.059
आगे 1 चाहो तो ले सकते हो कैलकुलेशन को और एक्यूरेट बनाने के लिए, या 1 नहीं लोगे तो भी काम चल जाएगा। और आगे log AL3 प्लस, इसके ऊपर देखो स्क्वायर लगना है, और Ni2 प्लस, इसके ऊपर देखो हमारा क्यूब बनेगा। तो ये हमारा एक इक्वेशन देखो नॉइस इक्वेशन का फॉर्मेट क्रिएट होगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझने की जरूरत है, कभी भी कोई भी सेल रिएक्शन दिया जाए पहले इक्वेशन को बैलेंस करोगे, फिर नॉइस इक्वेशन फॉलो करोगे। एन की वैल्यू बैलेंस इक्वेशन के टर्म में लेनी है हमेशा। और अब यहाँ पर देखो कैटायन एनायन का, तो वो जो कैटायन का कंसंट्रेशन हमें सोल्यूशन में जो दिया जाएगा वो वैल्यू पुट करनी है। स्क्वायर क्यूब जो भी रहेगा स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू के बेसिस पर चेंज होगा, आपको कभी इसको नहीं छोड़ना है। अब केवल अगर इसमें कुछ बच रहा है तो केवल कैलकुलेशन बच रहा है। अब आप लोग नॉइस इक्वेशन को अच्छी तरह से समझना, केवल एक एप्लीकेशन अभी हमारा कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल यूजिंग नॉइस इक्वेशन। एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब अभी नॉइस इक्वेशन के 2 पार्ट और बच रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैलकुलेशन और गिब्स एनर्जी और नॉइस इक्वेशन से ई सेल से रिलेशन। वो अगले वीडियो में कवर होंगे। आप लोग इसको अच्छे से समझना और इस बेसिस पर न्यूमेरिकल्स करना। प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो में खुद बनाऊंगा इसके 1-2 न्यूमेरिकल का, और बाकी आप लोग खुद करिएगा। थैंक यू।